Hello everyone, myself Ram Lagvansi. So, objective of today class, we talk about what is memory allocation, what is dynamic memory allocation, and we also talk about what is malloc function, what is calloc function, what is realloc function, and what is free function. Right. So, agenda of today's session, we discuss about what is memory allocation, what is compile time or static memory allocation, what is runtime or dynamic memory allocation, what is malloc, calloc, realloc, and free function, and we also talk about some examples of all these functions. Let's start. What is memory allocation in C programming? In simple word, जैसे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस लेता है। अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल भी मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई स्पेस लेती है, राइट। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी मेमोरी एलोकेशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है उस टाइम, और दूसरा जब आपका प्रोग्राम रन होता है उस टाइम। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को ही आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, और जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है उसी को आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। सो मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग aside section of memory in a program to be used to store a variables and instance of structures and classes. When you declare a variable or an instance of a structure or a class, the memory for that object is allocated by the operating system. So there are two types of memory allocation. First one is compile time memory allocation and second one is runtime memory allocation. So let's see the what is static memory allocations. So memory allocated during compile time is called static memory allocation, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं the memory allocated is fixed and cannot be increased or decreased during run time. जो compile time पे memory allocate होती है उसे आप रन टाइम पे ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। जैसे आप एक एरे डिक्लेयर कर दिया आपने इंट नम और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कर दिया 10, तो वो सिर्फ 10 नंबर के लिए ही मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो वहां पर एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगी वो कंपाइल टाइम या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है वो फिक्स्ड इन साइज होता है, आप उसे रन टाइम पे ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आपने एक बार साइज दे दी तो आप उससे ज्यादा डेटा स्टोर कर नहीं सकते, और अगर आप उससे कम डेटा स्टोर करेंगे तो मेमोरी आपकी क्या होगी, वेस्ट होगी। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एन एलोकेशन टेक्निक which allocates a fixed amount of memory during compile time, and the operating system internally uses a data structure known as stack to manage the memory. जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है वो कहां पर, बेसिकली दो मेमोरी एरिया होता है, एक स्टैक और दूसरा हीप। तो आप जो अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें सब में जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, और जो उसको स्पेस मिला है वो स्टैक में स्पेस मिलेगा, राइट। सो स्टैटिक एलोकेशन is what happens when you declare a static or global variables. So automatic allocation happens when you declare an automatic variables. Automatic variables is nothing but this is local variable, such a function argument or a local variable. मतलब अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाए, आपने किसी फंक्शन की डेफिनेशन दी, वहां पर आपने जो पैरामीटर पास किए हैं वो आपके कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स, और इनको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मेमोरी कहां पर एलोकेट होगी, स्टैक एरिया में, राइट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एरिया। फर्स्ट वन इज स्टैक। मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम इज फिक्स्ड, जैसा अभी मैंने आपको बताया। स्टैक कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, और जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी कहां पर मिलती है, स्टैक एरिया में। सो हीप, दिस इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अभी हम यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे जिनके थ्रू आप रन टाइम या रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी वो हीप में आपका क्या लेगा, स्पेस।
So heap is the segment of memory where dynamic memory allocation takes place. Heap is an area of memory where memory is allocated or deallocated without any order or randomly. So stack की अगर हम बात करें, unlike stack where memory is allocated or deallocated in a defined order, मतलब स्टेक में जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो वेरिएबल आपने पहले बनाया है उसको पहले मेमोरी एलोकेट होगी, तो जो वेरिएबल आपने बाद में बनाया उसको बाद में मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। और जब मेमोरी रिलीज होती है तो फर्स्ट इन लास्ट आउट वाले ऑर्डर में क्या होगी, मेमोरी रिलीज। तो स्टेक में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, राइट। So there are certain built-in functions that can help in allocating or deallocating some memory at runtime, right? So note, pointer play an important role in dynamic memory allocation. अगर आप malloc, calloc, realloc और free function के थ्रू मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं या उस मेमोरी को रिलीज करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेलोक रियलोक फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, एड्रेस, और उस एड्रेस को आप किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में। सो पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो यूजेस ऑफ पॉइंटर्स में भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर के थ्रू आप डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट और डीएलोकेट कर सकते हैं। सो एलोकेटेड मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम पॉइंटर्स। Okay, I hope you understand what is stack area, what is heap area, and अगर आप stack में memory allocate कर रहे हैं तो first in last out वाले sequence में आपकी memory, मतलब particular एक sequence में memory allocate होती है और heap में memory randomly allocate होती है। Okay, so let's see the example of compile time memory allocation. तो हम यहाँ पर example देखेंगे। इस example से आपको समझ में आएगा कि internally क्या story create होगी। So आपने कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं हम, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं आपने उसमें इंटरनली कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन ही हुआ है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है इंट, और एरे की साइज मैंने दे दी 10। तो इंटरनली क्या होगा कि आपका कंपाइलर इस ए नाम के एरे के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो 32 बिट कंपाइलर है। कौन सा कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर। तो 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है, 4 बाइट का, राइट। तो 4 × 10, आप इसकी साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंपाइलर ने इसके लिए 40 बाइट मेमोरी क्या कर दी है, एलोकेट कर दी है। तो एरे फिक्स्ड इन साइज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता हूँ, n of 0 = 10, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने यूज कितना किया, ओनली 4 बाइट। बाकी आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी कितनी, 36 बाइट्स। क्यों? क्योंकि आप जब एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो जो साइज आपने यहाँ पर दी है उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी को एलोकेट कर देगा। अब जो साइज है अगर आप उससे कम डेटा स्टोर करते हैं तो आपका जो मेमोरी होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइज दी है 10 और मैं कितनी वैल्यू यहाँ पर 10 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा, आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ, या इसकी साइज में भी चेंज कर दे रहा हूँ। एरे की साइज मैंने मान लीजिए दे दी 2, ठीक। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1 और 2, एक उसकी एक लेंथ कम तक जाएगा, जो साइज उससे कम तक, देन 3। तो अब आप इंटरनली इसमें देखेंगे कि सर यहाँ पर हमने जो वैल्यू असाइन की है, यहाँ पर एरे की साइज 2 दी है, तो 2 × 4 टोटल कितनी बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, 8 बाइट। अब आप यहाँ पर कितना यूज कर रहे हैं, इसमें 4 बाइट इसके लिए यूज होगा, 4 बाइट इसके लिए, 4 बाइट इसके लिए और 4 बाइट इसके लिए। मतलब आपने जो मेमोरी एलोकेट की उससे आप ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
मेमोरी आपने 2 नंबर के लिए एलोकेट की और आप उस पर 4 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द नोन एज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि जब आप एरे का यूज करते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर। अगर आपको फिक्स नहीं है कि कितनी वैल्यू आएगी तो आप एडवांस में साइज यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। मान लीजिए आपने एरे की साइज दे दी यहाँ पर 200 और आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर की, तो यहाँ पर इसको मेमोरी कितनी एलोकेट होगी 800। तो यहाँ पर आप देखेंगे 792 बाइट मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशंस। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस्ड इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, एरे आपने डिक्लेयर किया, वहां पर साइज दे दी। अगर आप उस साइज से डेटा, साइज जो है उससे कम डेटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी वेस्ट होगी, और उस साइज से ज्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, क्रैश। So if you are allocating memory for an array during compile time, then you have to fix the size of the time of declaration. Size is fixed and user cannot increase or decrease the size of the array at runtime. If the values stored by the user in the array at runtime are less than the size specified, then there will be wastage of memory. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो एरे की साइज दी है, अगर आप उससे कम डेटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी क्या होगी, वेस्ट। देन सेकंड पॉइंट, if the values stored by the user in the array at runtime is more than the size specified, then the program may be crashed। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। So to overcome such type of problem, then we should go for डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और जो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो मेमोरी, जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो वो मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है, आपको फ्री करने की जरूरत नहीं होती। बट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मेमोरी को एलोकेट किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाएगी कि आप उसे क्या करें, फ्री। Okay, so I hope you understand what is problem in compile time or static memory allocations. Okay, so let's see the next, what is dynamic memory allocation in C programming. So the process of allocating memory at the time of execution is called dynamic memory allocation और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। और यहाँ पर जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। आपने एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी तो आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं बाद में, और आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। सो in C programming, if you want to allocate or deallocate memory at runtime, then we should go for following function: malloc, calloc, reallocate and free. Above function declared in stdlib.h header file। तो ये सारे चारों के चारों फंक्शन किस हेडर फाइल से आते हैं, stdlib.h हेडर फाइल। अगर आप इनमें से कोई सा भी फंक्शन यूज करते हैं तो आपको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, stdlib.h। ओके, सो लेट्स सी द वन बाय वन। What is malloc function? Basically malloc का full form होता है memory allocation. So malloc is built-in function declared in the header file stdlib.h. So malloc is the short name for memory allocation and is used to dynamically allocate a single large block of continuous memory according to the size specified. Malloc function cannot assign value to the block। मतलब malloc function सिर्फ और सिर्फ memory को allocate करता है, उसने जो मेमोरी एलोकेट की है उस मेमोरी पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता है। अगर उसने कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो वहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी गार्बेज। ओके, सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ malloc फंक्शन। malloc इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसका प्रोटोटाइप होता है malloc। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सा भी फंक्शन है तो फंक्शन की क्या होती है,
रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर मेलोक फंक्शन की रिटर्न टाइप है वॉइड पॉइंटर मेलोक। यहाँ पर आप पास करेंगे साइज, कितनी वैल्यू के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करना है, एंड साइज ऑफ ईच ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर आप चाहें तो यूजर से इनपुट ले लीजिएगा कि उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करना है, कितने वैल्यू के लिए करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मेमोरी को एलोकेट करके देगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मेलोक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होगी वो किस एरिया में होगी, हीप एरिया में, राइट। सो मेलोक फंक्शन simply allocates a memory block according to the size specified in the heap, and on success it returns a pointer pointing to the first byte of the allocated memory, else return null. ओके, तो यहाँ पर देखिए मेलोक फंक्शन आपको वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है। आप इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर उसका इंटीजर में क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग। तो मेलोक फंक्शन आपसे क्या लेगा, कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना और हर एक एलिमेंट के लिए कितनी बाइट मेमोरी आपको एलोकेट करना। सो लेट्स सी द एग्जांपल। Using malloc function, we can create memory dynamically at runtime. Malloc is declared in stdlib.h header file. This is standard library header file. To use malloc function in our program, we have to include stdlib.h header file. So malloc will create to use malloc function in our program, we have to include stdlib.h header file. Malloc will create the dynamic memory with given size and return the base address to the pointer. malloc function क्या करता है कि मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मेमोरी एलोकेशन सक्सेस हो जाता है तो जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस या बेस एड्रेस क्या कर देगा, रिटर्न। इफ malloc unable to create the dynamic memory, it will return null. मान लीजिए कि आपके हीप में स्पेस नहीं है तो malloc फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, नल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज malloc फंक्शन। लेट्स सी हाउ malloc फंक्शन इंटरनली वर्क। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था इंटीजर पॉइंटर, उसमें 10 नंबर के लिए मैंने मेमोरी को क्या किया था, एलोकेट, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 नंबर्स के लिए ये जो मेमोरी एलोकेट होगी वो किस एरिया में होगी, हीप एरिया में, ठीक। और अगर मेलोक फंक्शन क्या करता है कि मेमोरी को कंटिन्यूअसली एलोकेट करता है। जैसे इंटीजर पॉइंटर आपने बनाया तो एक इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आप कहीं पर i प्लस मतलब i इक्वल टू i प्लस 1 या प्लस i करेंगे तो उसका मतलब 1 से इंक्रीज नहीं होगा, वो कितने से इंक्रीज होगा, वो जो पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया वो उसकी जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर बनाया है और इंटीजर पॉइंटर की अगर हम बात करें तो 4 बाइट का स्पेस लेगा, राइट। अगर malloc फंक्शन मेमोरी एलोकेट कर देता है तो एलोकेटेड मेमोरी का फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता है malloc फंक्शन तो आपको क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, malloc फंक्शन नॉट असाइन वैल्यू टू एलोकेटेड मेमोरी, ठीक। तो आप चेक कैसे करेंगे कि मेमोरी एलोकेट हुई है या फिर नहीं, तो आप चेक कर लेंगे कि सर इफ ptr इक्वल टू नल, मतलब मेमोरी एलोकेशन क्या हुआ है, फेल। अगर नल नहीं है इसका मतलब मेमोरी एलोकेशन क्या हो गया है, सक्सेस, ठीक। तो हमें क्या करना है, यूजर से साइज इनपुट लेना है, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी को एलोकेट करना है और एलोकेट करने के बाद 1 बाय 1 आपको क्या करवाना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम malloc फंक्शन का यहाँ पर यूज देख रहे हैं। अगर आपको malloc फंक्शन समझ में आ गया तो realloc, calloc और free फंक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है malloc फंक्शन यूज करने वाले हैं stdio.h जैसे स्टैंडर्ड इनपुट का आउटपुट, और दूसरा एक और हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा stdlib.h, राइट। सो द नेक्स्ट void main, आपने यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, क्यों, क्योंकि जो malloc फंक्शन है वो आपको एड्रेस रिटर्न करता है और एड्रेस को आप किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर में। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये कहां पर स्पेस लेगा, इनसाइड स्टैक, क्यों, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल को स्पेस कहां पर मिलता है, स्टैक में।
फिर आपने यूजर से साइज इनपुट ले ली कि उसको कितनी वैल्यू स्टोर करना है, और आगे हमको लूप की भी जरूरत लगेगी, तो एक वेरिएबल ओनली ने ले दिया आई। तो प्रिंट इंटर साइज मतलब कितनी वैल्यू आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे %d देन एड्रेस ऑफ n। अब मान लीजिए कि आपने इंटर किया 5, तो ये 5 इंटीजर के लिए ही मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर आपने मान लीजिए इंटर कर दिया 10, तो मेलोक फंक्शन सिर्फ 10 इंटीजर के लिए मेमोरी क्या करेगा, एलोकेट करेगा। यहाँ पर अब आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, और अब जितना डेटा आपको स्टोर करना उतनी साइज ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर। ओके, सो लेट्स, अब हमें मेलोक फंक्शन यूज करना है। तो मेलोक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ptr। अब वॉइड पॉइंटर को तो आप पहले ऐसे लिखेंगे मेलोक, ये एक ही आर्गुमेंट देता है, n मतलब कितनी मेमोरी एलोकेट करना और हर एक के लिए कितनी बाइट होगी। तो साइज ऑफ इंट, यहाँ पर साइज ऑफ का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कंपाइलर 16 बिट है या फिर 32 बिट है। अब ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज पता करके आपको रिटर्न करता है। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट हुआ तो यहाँ पर ये आपको 4 बाइट देगा। अगर आपका कंपाइलर 16 बिट हुआ तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, 2 बाइट। ठीक, आप डायरेक्टली यहाँ पर 4 या 2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो अब हमारा पहला टास्क ये है कि हमें चेक करना है कि मेमोरी एलोकेट हुई या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ ptr इक्वल नल, मतलब आप लिख देंगे कि सर printf, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ptr नॉट इक्वल टू नल मतलब मेमोरी एलोकेशन सक्सेस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इफ ptr इक्वल टू नल, इसको नॉट इक्वल लगा लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेमोरी एलोकेशन सक्सेस। ठीक, क्यों, क्योंकि मेलोक फंक्शन नल कब रिटर्न करता है, जब मेमोरी एलोकेट नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मेमोरी एलोकेशन फेल। इसको सेव कर लीजिएगा, मेमोरी एलोकेशन फेल। तो अभी पहला टास्क हमारा ये है कि हमें ये चेक करना है कि मेमोरी एलोकेट हुई या फिर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। ना करने के बाद फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आपने इंटर किया 5, क्या आउटपुट आ रहा है, मेमोरी एलोकेशन सक्सेस, मतलब मेलोक फंक्शन ने हीप में मेमोरी को एलोकेट कर दिया। तो ये मेलोक फंक्शन जो है वो आपको कहां पर मेमोरी एलोकेट करके दे रहा है, हीप में। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना, ये जो ptr आप बनाओगे वो ptr आपका कहां पर रहेगा, स्टैक में, बट ये जो मेमोरी एलोकेट हुई कहां पर एलोकेट होगी, हीप। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मेमोरी एलोकेशन हीप। ठीक, तो मेलोक फंक्शन वर्ड पॉइंटर इसकी रिटर्न टाइप होती है, तो आपने इसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्टिंग कर लिया। अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे तो कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग ऑप्शनल है, नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि सर हमें यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है और जो जो मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हुई है वहां पर वैल्यू असाइन करना। जैसे कि आपको पता है कि ये मेलोक फंक्शन है और यहाँ पर क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। अभी मुझे सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए आप लूप लगा देंगे, प्रिंट है कि सर वैल्यूज, यहाँ पर आप फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है वैल्यू। तो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएट ऑपरेटर स्लैश n परसेंटेज d। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि सर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ptr प्लस i, भाई ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। दिस इज एड्रेस, वो जो कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 84, तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस +4 क्यों हुआ, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। 88 +4 92 +4 96 और +4 800। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करता है। तो अभी आप चाहे तो यहाँ पर एड्रेस को लिख लीजिएगा कि एड्रेस ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने प्रिंट करवाया है।
अब मुझे वैल्यू प्रिंट करना, भाई पॉइंटर के पास एड्रेस था तो उसने एड्रेस प्रिंट कर दिया। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैल्यूज, और यहाँ पर वैल्यूएट ऑपरेटर लगा देंगे, स्टार ऑफ दिस, राइट। देन कंपाइल द प्रोग्राम, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो प्रिंट होगा, अब आपने 10 इंटर किया, एक मिनट रुकिए, एग्जीक्यूट, आपने यहाँ पर इंटर किया 10, तो ये 10 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ये जो वैल्यूज में आपको जो दिख रहा है ना, ये कहलाती है गार्बेज वैल्यू। भाई मेलोक ने सिर्फ मेमोरी एलोकेट की है, बट उस मेमोरी को वो इनिशियलाइज नहीं करता है किसी वैल्यू से, तो वहां पर क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। ये एड्रेस नहीं, ये क्या है, वैल्यू है। क्यों, क्योंकि एड्रेस ये, और एड्रेस हमेशा कंटिन्यूअसली ही क्या होता है, एलोकेट होता है। आपने वहां पर रिक्वेस्ट की हीप में कि आपको 10 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एड्रेस होगा वो रेंडमली स्टार्ट होगा, लेकिन जहां से भी स्टार्ट हो रहा है वहां से कंटिन्यूअसली ही मेमोरी आपकी क्या होगी, एलोकेट। ओके, आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है, अभी जो गार्बेज वैल्यू आ रही है वहां पर गार्बेज वैल्यू के प्लेस पे कुछ वैल्यू क्या हो, मैं यूजर से इनपुट लूं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इंटर जो भी साइज दी होगी परसेंटेज डी नंबर्स, ठीक, और यहाँ पर आप परसेंटेज डी आपने लिखा तो एन को प्रिंट करवा दीजिएगा। और जब आप ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ptr प्लस व्हाट आई, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एड्रेस है, और अब आप प्रिंटफ के प्लेस पे क्या लगा दीजिएगा, स्कैनर, ठीक। तो जो जो वैल्यू आप इंटर करते जाओगे उस पर्टिकुलर, अब यहाँ पर जो आई ptr प्लस आई है, आई के मतलब अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो इंटरनली कैसे इंक्रीज होगा ये एड्रेस, कि सर इसका बेस एड्रेस जैसे 1024 है, प्लस आई की आई मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट का स्पेस लेता है, तो इंटरनली ये कैसे इंक्रीज होगा, कि मान लीजिए आई की वैल्यू 1 है, ठीक, ये समझना जरूरी है ना, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो प्लस 1 इंटू इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है, 4, तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1028। ऐसे ही अगर आई की वैल्यू 2 होती है, वैसे एड्रेस आपका 1024 है, तो प्लस 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1032। ऐसे ही आई की वैल्यू जब क्या होगी, 3 होगी, 1024 प्लस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 1036। तो इस तरीके से ये ptr प्लस आई आपका वर्क कर रहा है। और जब मैं यहाँ पर वैल्यूएट ऑपरेटर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना, अगर सेम चीज मैं इसके लिए करता हूँ तो इसमें भी वही चीज आपकी रिपीट होगी, बट आपने वैल्यूएट ऑपरेटर लगाया है यहाँ पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये फिर उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, प्रिंट। इंटरनली ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। भाई अगर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, मतलब क्या है कि ये उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आप इसको कंपाइल करिएगा, देन एग्जीक्यूट करिए, तो आप देखेंगे आपने इंटर किया 5, तो इसने 5 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। अब आपसे ये 5 नंबर इनपुट ले रहा है, तो आपने यहाँ पर 5 नंबर्स इनपुट किए, तो अब गार्बेज वैल्यू के प्लेस पे आपकी ये वैल्यूज क्या होंगी, स्टोर, ठीक। जब आपका काम हो जाता है, आपने मेमोरी को एलोकेट करके उसका यूज कर लिया, तो आप एज अ प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस मेमोरी को रिलीज भी करें, क्यों, क्योंकि डायनामिक मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होती है। तो उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए हीप से आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फ्री फंक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक लूप के लिए और एक साइज के लिए वेरिएबल लिया, आपने साइज यूजर से इनपुट ली, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया, पहले चेक करवा लिया कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। उसके बाद फिर आपने, मैंने ये एड्रेस सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रिंट किया कि कंटिन्यूअसली किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। उसके बाद में यूजर से आपने वैल्यू इनपुट ली, उसे कितनी जो यूजर इनपुट वैल्यू स्टोर करवाना, फिर 1 बाय 1 आपने वैल्यू को प्रिंट करवा दी। और देन जब आपका काम हो गया तो आपने फ्री फंक्शन के थ्रू उस मेमोरी को क्या कर दिया है, रिलीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैलोक फंक्शन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट, केलोक। अगर आपको मैलोक फंक्शन समझ में आ गया तो केलोक इजी है, राइट।
Klook function is used to dynamically allocate multiple block of memory. It is different from malloc in two ways. First, Klook needs two argument instead of just one. malloc फंक्शन आपसे एक ही आर्गुमेंट लेता था, जबकि Klook आपसे दो आर्गुमेंट लेगा. Like malloc function, Klook function also return void pointer. ठीक, बट यहाँ पर आप जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो आपके दो आर्गुमेंट रहेंगे. पहला नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड दूसरा साइज ऑफ ईच ब्लॉक. Klook function, हाँ, this is very important point for you. Klook function initialize each block by 0. Memory allocated by Klook is initialized to 0. मतलब Klook ने जो मेमोरी एलोकेट की है उसको किससे इनिशियलाइज कर देगा? 0 से, जबकि malloc क्या कर रहा था? उसको गार्बेज से इनिशियलाइज कर रहा था. That's it. So let's see the example of Klook function. ये भी malloc की तरह ही मेमोरी कंटिन्यूअसली एलोकेट करता है, बट ये मल्टीपल ब्लॉक बनाता है इसके अंदर, लेकिन वहां पर भी जो एड्रेस होगा वो कंटिन्यूअसली ही होगा और बिल्कुल सेम. इफ मेमोरी एलोकेशन सक्सेस यूजिंग Klook फंक्शन, इट विल रिटर्न फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस. अगर मेमोरी एलोकेशन सक्सेस नहीं होता है तो ये भी क्या रिटर्न करता है? आपको नल. तो इसमें भी आप चेक इसी तरीके से करवाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल. सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पर सेम एग्जांपल है. मैंने malloc के प्लेस पे क्या यूज किया? Klook. ठीक, तो यहाँ पर Klook फंक्शन और कॉमा. पहला आर्गुमेंट कितने नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, हर एक ब्लॉक के लिए क्या साइज होगी, सिर्फ इतना ही चेंज करना. अब यहाँ पर जब आप प्रिंट करवाएंगे ना, अभी जैसे आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे? malloc. तो वहां पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा था आपका. क्लियर भाई? जो एक मिनट में मेमोरी एलोकेट करने, इनपुट लेने के पहले एक बार और प्रिंट करवा लेता हूं, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा ना. मेमोरी को मैंने एलोकेट किया, उसके पहले मतलब इनपुट लेने के पहले आप एक बार प्रिंट करवा लीजिएगा, तो उससे ही क्लियर हो जाएगा कि जो Klook फंक्शन है अभी मैं यहाँ पर malloc की लिख दे रहा हूँ कि ये कैसे गार्बेज वैल्यू दे रहा था, फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे Klook का. सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट. आपने एंटर किया 5, तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज में आ रहा है दिस इज गार्बेज वैल्यू, राइट. अब अगर मैं यहाँ पर malloc के प्लेस पे यूज कर लेता हूँ Klook, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा अगर मैं यहाँ पर? Klook. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज, और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि Klook फंक्शन जो है वो गार्बेज से इनिशियलाइज ना करके उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से क्या कर देगा? इनिशियलाइज. दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन malloc फंक्शन एंड Klook फंक्शन. बाकी पूरी वर्किंग सेम ही रहेगी. ये मल्टीपल ब्लॉक बनाता है, वो सिंगल ब्लॉक आपका क्रिएट करता था. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज Klook फंक्शन. यहाँ पर आपने ये Klook फंक्शन के थ्रू मेमोरी को एलोकेट किया है. यहाँ पर भी चेक करवाए कि मेमोरी एलोकेट हुई या नहीं. इनपुट लेने के पहले एक बार चेक करवाया, तो ये आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है? हर बार 0. और दूसरा फिर एड्रेस मैंने आपको समझाने के लिए प्रिंट किया. आपने यूजर से जो साइज दी थी उतनी वैल्यू इनपुट ली और 1 बाय 1 उसको प्रिंट कर दिया. जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आपने फ्री फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी हीप में आपने एलोकेट की थी वो मेमोरी आपकी फ्री कर दी. I hope you understand what is Klook function. Okay, so let's see the next. What is realoc function? अभी हमने देखा कि malloc और Klook के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मैं मेमोरी को एलोकेट कर सकता हूँ, बट मैं उसके थ्रू जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? चेंज नहीं कर सकता. मतलब malloc Klook सिर्फ मेमोरी को एलोकेट करता है, और अगर आपको जो एग्जिस्टिंग मेमोरी उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप realoc फंक्शन का यूज करेंगे. सो इट इज नॉट द केस विद malloc. memory allocated by malloc is initialized with some garbage value. जैसा हमने देखा, malloc and Klook both returns null when sufficient memory is not available in the heap. जैसा कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा कि अगर malloc और Klook फंक्शन मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पा रहा है तो वो आपको क्या रिटर्न करता है? नल. अगर मेमोरी एलोकेट कर देता है तो एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस. In case of malloc and Klook, we allocate only memory. We cannot modify allocated memory. To overcome such type of problem, then we should go for realoc function. Realoc function can change allocated memory. अगर आप चाहते हो कि मेमोरी
पहले से एलोकेट नहीं है तो वहां पर आप नल भी पास कर सकते हैं। तो रियल लुक फंक्शन भी मेमोरी को एलोकेट कर सकता है अगर पहले से मेमोरी नहीं है। तो वहां पर जो आप ओल्ड पॉइंटर देंगे, ओल्ड पॉइंटर या वर्ल्ड पॉइंटर के प्लेस पे आप नल भी पास कर सकते हैं। देन रियल लुक फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक विदाउट लूजिंग द डेटा। मतलब रियल लुक फंक्शन के थ्रू जो आप मेमोरी एलोकेट करेंगे वो मेमोरी बिना डेटा को लॉस किए हुए आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंटैक्स लाइक मेलोक और कैलोक। रियल लुक फंक्शन की रिटर्न टाइप भी क्या होती है, वॉइड पॉइंटर। ओके, और बट रियल लुक फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। पहला, जो मेमोरी आप ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हो या वो मेमोरी जिसको आप मॉडिफाई करने वाले हो। दूसरा, न्यू साइज, पहले आपने क्या दी थी, अब आप क्या साइज दे रहे हो। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ रियल लुक। तो रियल लुक फंक्शन के पहले मैं यहाँ पर कैलोक या मेलोक तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अभी आपने साइज मान लीजिए यहाँ पर क्या दिए 5, बाद में मुझे साइज को क्या करना है, चेंज करना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट है सर इंटर न्यू साइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने मान लीजिए पहले साइज 5 दिया, अब आपको उसी मेमोरी को एलोकेट कर इंक्रीज करना है कि पहले मैंने 5 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट की थी, अब मुझे 10 के लिए करना है। तो यहाँ पर आपने वापस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर साइज, ठीक। तो ये पॉइंटर ही रिटर्न करता है। तो अब पॉइंटर जो मेमोरी मॉडिफाइड होगी उसको जो है पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर आपने पहले इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्टिंग कर ली है और यहाँ पर लिख दिया रीएलोक। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रीएलोक। ये दो ओल्ड पॉइंटर, वो मेमोरी जिसको आप मॉडिफाई करने वाले हैं, और देन सेकंड न्यू साइज, ठीक। तो ये मॉडिफाइड मेमोरी का बेस एड्रेस किसको रिटर्न करेगा, पीटीआर को। तो यहाँ पर इनपुट लेने का जो लॉजिक आपने लिखा था वो लॉजिक आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने जो इनपुट लिया था और प्रिंट करने का लॉजिक लिखा था, बिल्कुल वापस आप एज इट इज लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट 5। तो अब आपसे पहले 5 नंबर ले रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। बाद में मैंने यहाँ पर न्यू साइज में दे दिया 10। तो ये मेरे से कितने नंबर लेगा, 10 और लेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है इस फंक्शन के थ्रू एग्जिस्टिंग मेमोरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रियल लुक फंक्शन। अब ये मैंने इंक्रीज किया, मैं मेमोरी को डिक्रीज भी तो कर सकता हूँ भाई। मान लीजिए मैंने पहले साइज दे दी 5, तो ये मेरे से 5 नंबर ले रहा है, ठीक, प्रिंट कर दिया। मान लीजिए फिर बाद में मुझे 2 ही नंबर करना है, तो मैंने 2 नंबर दिया। तो इस तरीके से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल लुक फंक्शन। So let's see the last. This is free function. We already talk about the example of free function. We discuss about what is free function, what is prototype, what is working of the free function. So free function is used to release the dynamically allocated memory in heap. जो heap में रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हुई, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए आप फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटेक्स void फ्री पीटीआर। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड पॉइंटर नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, वॉइड। और ये उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लेगा जो एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। सो नोट, द मेमोरी एलोकेटेड इन हीप विल नॉट बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर यूजिंग द मेमोरी। द स्पेस रिमेन्स देयर एंड कैन नॉट बी यूज्ड। इट इज द प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज द मेमोरी आफ्टर यूज। मतलब जो मेमोरी आपने एलोकेट की है उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको फ्री करें। अगर आपने फ्री नहीं किया तो वो आपके सिस्टम में स्पेस लेता रहेगा और वो उस स्पेस को आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो लेट्स रिव्यू ऑफ टुडे सेशन। वी टॉक अबाउट व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, और व्हाट इज रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, what is malloc, calloc, realloc and free function। इन चारों फंक्शंस के हमने विद एग्जांपल्स देखे। प्रोग्राम यूजिंग कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, प्रोग्राम यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर। ओके, तो आज के लिए काफी, थैंक यू।